दोस्तों ये मूवी देख शायद कांच के शीशों से आपको डर लगने लगे। खैर मूवी में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम गैरी होता है वह भागते हुए दिखाया जाता है। जो भागते हुए एक रूम में पहुंचता है वह काफी घबराया सा दिखता है। तभी सामने मौजूद शीशे में देखता है कि वह क्रैक हो रहा है। यह देख वो वॉचमैन शीशे को साफ करता है और साफ करते करते एक शीशे का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिससे गैरी और घबरा जाता है और सॉरी कहता है। और जैसे ही उस टूटे शीशे को वह उठाने को झुकता है उसकी परछाई उस आईने में ही रह जाती है, जो उसे गुस्से में घूरता है। और जैसे वहाँ खड़ा होता है वह देखता है कि आईने में वहाँ अपना गला काट रहा है और रियल में भी उसका गला कट जाता है। मूवी के अगले सीन में हम बेन को देखते हैं जो अपनी बहन एंजी के साथ रहता है। बेन असल में एक एक्स पुलिसमैन होता है जिसकी गलती की वजह से उसके साथी की मौत हो जाती है, जिससे उसकी नौकरी चली जाती है। बेन नौकरी की तलाश में एक जगह पहुंचता है जहां उसे नाइट गार्ड की नौकरी मिलती है। उसे मे फ्लावर नाम के बिल्डिंग में नौकरी मिलती है। 5 साल पहले मे फ्लावर बिल्डिंग में आग लगने की वजह से वह अब काफी खराब हालत में थी और बेन को वहाँ का देख रेख करना था, वो भी रात को। बेन लोरेंजो नाम के इंसान से मिलता है जो उसे वहाँ का काम समझाता है और बताता है कि यह पहले एक मे फ्लावर डिपार्टमेंटल स्टोर था जो आग लगने की वजह से जल गया था और तब से यह इसी हालत में पड़ा है। बेन देखता है कि सब जल जाने के बावजूद वहाँ के शीशे काफी चमक रहे थे। उससे लोरेंजो बताता है कि वो गैरी नाम का जो गार्ड पहले काम करता था वह सारे शीशों को चमका कर रखता था। बेन वहाँ से अपनी बीवी एनी और बच्चों के पास जाता है जो बेन के शराब के लत की वजह से अलग रह रही होती है। वही बेन कहता है कि वो अब सुधर गया है और उसे नौकरी मिल गई है, पर एनी नहीं मानती और बेन वापस चला जाता है। अगले रात से उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। वह अपना टॉर्च लेता है और अंदर चला जाता है। बेन जाते ही वह उन आईनों में नजर डालता है और देखता है कि उसमें किसी के हाथ के निशान होते हैं जिसे वो साफ करने पर भी साफ नहीं होते। अगले ही पल उसे आईने में दिखता है कि पीछे का दरवाजा खुल रहा है पर घूमने पर वह बंद होता है। अगले सुबह वह अपने घर पहुंचता है जहाँ जब वह आईने में अचानक देखता है तो उसे अपना फेस अजीब सा दिखता है, जिसे देख वो चौंक जाता है और उसे ये सब मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स लगता है जो वह नशे से दूर रहने के लिए ले रहा होता है। अगले रात वह फिर ड्यूटी पे जाता है और वह रखी सारी चीजों पे ध्यान देता है और फिर से उसकी नजर सामने वही आईने में पड़ती है और वही हाथ के निशान को देखता है और उस पे जैसे ही अपना हाथ रखता है तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है और हाथ से खून बहने लगता है। वह फिर से आईने में जैसे देखता है उसे आईने में एक जलती हुई लड़की नजर आती है जो जोरों से चिल्ला रही होती है और जैसे वो पीछे मुड़ता है वह कोई नहीं होती। वापस आईने में वही नजर आती है। फिर वही आग उस आईने से बाहर आती है और उसके शरीर में लगने लगती है। वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है और कुछ देर बाद उसे यह पता लगता है कि असल में उसे यह आग नहीं लगी बल्कि यह तो आईने में जल रही थी। तभी साइड में पड़ा उसे एक वॉलेट मिलता है जो कि उससे पहले यहाँ काम कर रहा वॉचमैन गैरी का होता है। बेन उस वॉलेट को अपने साथ रख लेता है और गैरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। तलाशते हुए उसे उसके वॉलेट में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है ऐसे कर। इसका मतलब समझने वह वापस अंदर स्टोर में जाता है। अचानक ही उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प मांग रही होती है। यह सुन बेन हेल्प करने को दौड़ता है और उस रूम में पहुंचता है जहां से आवाज आ रही होती है। वहां पहुंचकर उसे कोई नजर नहीं आती और कुछ देर बाद अचानक ही उसे एक हाथ दिखाई देता है जो हेल्प मांग रही होती है। वो हाथ उसे सामने मौजूद मिरर में दिखती है और सामने से नहीं दिखती और जैसे बेन दरवाजा खोलता है उसे कोई नजर नहीं आता। तब बेन को उस मिरर में फिर से वो दिखती है जो जल चुकी होती है। अगले दिन बेन अपनी बहन एंगी से मिलता है और मिरर्स के बारे में बोलता है पर वह नहीं मानती और डॉक्टर के पास जाने को कहती है। बेन घर पहुंचकर न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि बेरी नाम का शख्स मेफ्लावर बिल्डिंग को जलाने का जिम्मा लेता है। अगले दिन बेन का मैनेजर उसे बताता है कि पुराने वॉचमैन गैरी की डेड बॉडी मिली है और उसकी डेथ कैसे हुई ये पता नहीं लगा है। बेन को यह पता लगता है कि गैरी का जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ उसकी बीवी एक डॉक्टर होती है और वहीं पे काम करती है और बेन उससे गैरी के डेथ की वजह पूछता है और गैरी की फाइल को देखना चाहता है। उसकी बीवी काफी मुश्किल से मानती है। बेन फोटोग्राफ्स में देख उसकी बीवी को बताता है कि मिरर में इमेज अलग है और रियल इमेज अलग है और कहता है कि हो सकता है मिरर ने गैरी की जान ली हो। ये सुन उसकी बीवी उसका यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि बेन फिर से नशा करने लगा है। अगले दिन जब बेन की बहन एंगी मिरर देख रही होती है और मिरर से हटने पर उसकी इमेज वही रह जाती है और मिरर में उसकी इमेज अपना जबड़ा फाड़ने लगती है जिससे उसका मुंह भी खुलने लगता है और मिरर की तरह वह भी अपना जबड़ा फाड़ देती है और उसकी वही मौत हो जाती है। बेन को जब ये पता लगता है तो वह फौरन वहां आता है और बॉडी देख रोने लगता है। अगले रात बेन स्टोर में जाता है और गुस्से में मिरर्स को तोड़ने लगता है। काफी मेहनत के बाद भी वह नहीं टूटती और वह तब गोली चलाने लगता है जिससे मिरर्स में टूटने का निशान तो पड़ता है और वह फिर से जुड़ जाता है। तभी वह टूट कर वही बैठ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि तुमको मुझसे क्या चाहिए। इस पर मिरर में लिखा हुआ आता है
एसेकर। उसे यहाँ याद आता है कि यही वर्ड गैरी के वॉलेट से भी एक नोट में मिली थी। अब बेन इसे पता लगाने जुड़ जाता है और सारे गुत्थियों को सुलझाने लगता है। उसे धीरे धीरे पता लगता है कि बेरी की बीवी और 3 बच्चों को उस मिरर ने मार डाला था। इसी वजह से बेरी पूरे स्टोर को आग से जला दिया था। बेन को तब पता लगता है कि आग लगाने वाला अब मर चुका है और पता लगाता है कि मरने से पहले बेरी कहाँ पे कन्फेस किया था। और इसी तलाश में वो उसी सेंटर में पहुंचता है और उसे वहाँ पता चलता है कि बेरी उन मिरर्स को नष्ट करने के लिए आग लगाया था। जैसे कि बेरी भी उस स्टोर में एक वॉचमैन था और मिरर्स ने उसे भी एसेकर को ढूंढने को कहा था, जो वो नहीं कर पाया था। सो मिरर्स ने उसकी वाइफ और बच्चों को मार दिया और आधा जल चुके बेरी की भी बाद में डेथ हो गई। ये देख बेन वहाँ से चला जाता है और अपने बच्चे और बीवी के बारे में सोचता है और उसे भी यही डर लगता है कि अगर एसेकर को वो ना ढूंढ पाए तो सभी की तरह उसे और उसकी फैमिली को भी मिरर मार डालेगा। इसी डर में बेन अपने घर पहुंचता है और सारे मिरर्स को पेंट कर देता है। ये देख उसकी बीवी उस पर चिल्लाती है। बेन अगले रात उसके फ्रेंड लैरी को फोन करता है। जैसे कि स्टोर बनने से पहले यहाँ एक हॉस्पिटल हुआ करता था। वो 50 साल पहले के पेशेंट्स की रिकॉर्ड्स मांगता है, जिसमें बेन उसे बताता है कि वो एसेकर नाम के इंसान की तलाश कर रहा है। लैरी उससे कुछ वक्त मांगता है। कुछ घंटों बाद बेन लैरी से मिलता है, जो उसे एक पेशेंट का डिटेल्स देते हैं जिसका नाम एन्ना एसेकर होता है। लैरी बताता है कि एन्ना एसेकर एक 12 साल की साइको लड़की थी जो सभी पेशेंट्स को एक जगह लाई और रहस्यमय तरीके से सभी एक दूसरे को मार दिए, जिसमें वो भी मर गई और तब से हॉस्पिटल भी बंद हो गया था। बेन घर जाकर उसके फाइल्स को अच्छे से चेक करता है और पता लगता है कि एना एसेकर अभी जिंदा है। अगले दिन बेन का बेटा माइकल खुद से मिरर में बातें कर रहा होता है, जिसे उसकी माँ बुलाने पर भी इमेज वही मिरर में देख लेती है जो वही बैठा होता है। यह जान बेन जल्दी से घर आकर बचे हुए सभी मिरर्स को पेंट कर देता है और सभी को रिफ्लेक्शन से दूर रहने को कहता है। बेन की बीवी को भी उस पर अब भरोसा हो जाता है और वहाँ से निकलकर बेन एसेकर के घर पहुँचता है और बताता है कि उसे एना एसेकर से कुछ सवाल करनी है, जो कि वह नहीं होती। और बेन को उसके ग्रैंडपा के यहाँ ले जाया जाता है। उसके ग्रैंडपा बेन को बताते हैं उनकी बहन एना जो पहले ही मर चुकी है, पर बेन जब उनको बताता है कि वो उस हॉस्पिटल से भाग गई थी और आज भी जिंदा है, इससे वो घबरा कर कहते हैं कि एना यही थी, पर मिरर्स के वजह से हमने उसे एक सेफ जगह भेज दिया है जहाँ पे मिरर्स ना हो। स्ट्रांगली पूछने पर वो बता देते हैं कि वो लोग एना को मोनेस्ट्री में भेज दिए हैं, जो कि रोडफील्ड में है। बेन सीधे रोडफील्ड पहुंचते हैं जहाँ उसे मिलने नहीं दिया जाता। वही काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी नन द्वारा उन्हें वापस जाने को कहा जाता है। वही दूसरी ओर बेन के घर में उसकी बीवी माइकल को ढूंढते हुए रूम से बाहर आती है, जहाँ पूरे घर पे पानी भरा हुआ होता है जिससे रिफ्लेक्शंस दिख रहा होता है। और यह सब वाकया बेन की बीवी बेन को सब फोन पे बता देती है और यह सुनकर बेन गुस्से से गन लेकर अंदर चले जाता है और एना एसेकर को साथ लेकर आ रहा होता है। वही एनी माइकल को ढूंढते हुए बाथरूम में जाती है, जहाँ मौजूद बाथटब में माइकल का इमेज दिखता है और तभी उसे पानी का रिफ्लेक्शंस खींच लेती है और डुबाने की कोशिश करती है, जिससे वह मुश्किल से बच जाती है और अपनी बेटी डेजी को भी बचा लेती है, जिसे मिरर्स उसकी मम्मी बनकर मारने ही वाली थी। अब एनी माइकल को ढूंढते हुए नीचे आती है, जहाँ फर्श में पड़े पानी में माइकल की रिफ्लेक्शंस दिखती है, जो तभी उस पर चाकू से वार कर देता है और उसे चोट लग जाती है। वही दूसरी ओर बेन एना एसेकर को लेकर उस स्टोर में पहुंच जाता है, जहाँ एंटर करते ही मिरर से कई सारे हाथों को वो देखते हैं जो मिरर से बुला रहे होते हैं, मानो वह कई वक्त से एना के ही वेट कर रही होती है। वो लोग नीचे वही सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ एना बीच में मौजूद चेयर में बैठ जाती है और अपने आप को बांधने को कहती है। एना कहती है कि ये सब बेन के फैमिली को बचाने के लिए कर रही है। वही दूसरी ओर एनी को माइकल मिल जाता है, जो बैठे नीचे पानी के रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है और तभी वह मौजूद पानी के रिफ्लेक्शन में चला जाता है और अंदर ही फंस जाता है। इधर डेविल एना के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है, वहाँ मौजूद सारे ग्लासेस टूट जाते हैं और डेविल एना के अंदर घुस जाता है। जैसे ही डेविल उसके अंदर आता है, उधर माइकल अब रिफ्लेक्शन से बाहर आ जाता है और बच जाता है। वही अब बेन को डेविल का सामना करना था, जो कि अब एना के अंदर थी। ऊपर बैठे एना, जो डेविल बन चुकी होती है, उस पर गोली चलाता है, जो बच जाती है और बेन पर हमला करती है। बेन बचने के लिए एक पाइप का सहारा लेता है, जो टूट जाता है और उससे गैस बाहर निकल रहा होता है। बेन इसी गैस के सहारे उस पर एक और गोली चलाता है, जहाँ आग लग जाती है। डेविल फिर बेन पर हमला करती है और बेन उसे धक्का देता है, जहाँ ऊपर से मलबा गिर जाता है और वही वो दब के मर जाती है। जैसे ही डेविल मरती है, सब नॉर्मल हो जाता है। अब बेन बिल्डिंग से बाहर आता है और बाहर आते ही कई लोगों को देखता है और गौर करता है कि उसे वर्ड्स उल्टे दिखाई दे रहे हैं। अब वो बाहर सिटी में पहुंचता है, जहां मौजूद एक मिरर में अपना हाथ रखता है, जो कि मिरर के अंदर की दुनिया होती है और इस तरह वो मिरर में ही कैद हो जाता है। सो गाइस, यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।